नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। आज के हमारे इस कार्यक्रम एक मुलाकात में हम बात करते हैं भाजपा कार्यकर्ता और झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक महेंद्र पंडित जी से। जानेंगे उनसे कुछ सियासी मुद्दों और राजनीतिक मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी सर, सबसे पहले आप ये बताइए, भूपेश सरकार के 2.5 साल के जो कार्यकाल है उसको आप क्या मानते हैं? बेमिसाल रहे या बदहाल? ऐतिहासिक बदहाल रहे। ऐसा कोई भी कार्य उन्होंने नहीं किया जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को गर्व हो। उनके प्रत्येक कार्यकाल के प्रत्येक कार्य सिर्फ बदहाली को आगे ले जाने वाले रहे, छत्तीसगढ़ को बदहाल करने वाले रहे। उन्होंने अगर कुछ हमें दिया बदहाली में, सबसे बड़ा तो हमें कर्जदार बनाया। इस छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिकों के ऊपर प्रति मिनट, प्रति सेकेंड, प्रत्येक घंटे में हम लोग 1000 रुपये के कर्जदार होते जा रहे हैं। भूपेश सरकार की बदहाली की अगर मैं बात करूं तो अगर वो पशु न्याय योजना की बात करते हैं, गौठान निर्माण की बात करते हैं, तो एक बार जहां उन्होंने उद्घाटन किया वहां दोबारा जाके देखें वहां क्या स्थिति है। ग्राम विकास के लिए 14वें और 15वें वित्त आयोग का जो पैसा आता है ग्राम विकास के लिए, उस पैसे से वो गौठान बनवा रहे हैं। उनके ऊपर दबावपूर्वक कार्य कर रहे हैं। अगर वो राज्य सरकार से उसमें कुछ अंशदान दिए हैं तो आगे बताएं और जाके एक बार देख के आएँ कि वहाँ क्या स्थिति है। 2500 रुपये दूंगा घोषणा कर दिए किसानों को, उसमें राजीव गांधी न्याय योजना करके ला रहे हैं। 2500 रुपये एक मुश्त दिए क्या? केंद्र सरकार की MSP लगातार बढ़ रही है धानों पे। आज जब उन्होंने योजना चालू करी तो उस समय करीब 1625 रुपये थी, आज 1780 रुपये करीब है, 1785 रुपये करीब है। तो 200 रुपये का अंतर आ गया। क्या वो 2500 से 2700 करेंगे? ये प्रश्न, सुक्ति झड़ती, लाना ले जाना, और हमारा इतने दिनों से पैसा उनके पास रहा, हमारे पैसे का उन्होंने दूसरे जगह उपयोग किया, उसका ब्याज क्या वो देंगे? और इसीलिए मैंने बोला कि ऐतिहासिक बदहाली का ये दौर है। सिर्फ एक काम वो करना जानते हैं, सिर्फ कर्जा लेके कर्जदार बनाना छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति को। और छत्तीसगढ़ की संस्कृति की अगर वो बात करते हैं तो संस्कृति को क्या अपने जीवन में वो अपनाते हैं? उनके अंदर क्या सादगी है, या उनके अंदर छत्तीसगढ़ की गौकीन अगर बोल दे तो उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है? आपने क्या क्या वादे किए और क्या क्या हाल कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ कितना बदहाल है, तो एक बार उन्हें खुद के अंदर झांकना चाहिए। और पुनः मैं आपके डीएनए चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बोलना चाहता हूं कि आप जाके जहां गौठान का आपने उद्घाटन किया वहां जाके देखें कि वहां की क्या स्थिति है, गौ माता की क्या बदहाली है। और मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आउटर में जाएंगे, यहाँ से बाहर चौक तक भी जाएंगे, तो वहाँ बहुत सारे पशुधन आपको रोड में बैठे दिखेंगे। क्या यही उनकी गौधन पशुधन न्याय योजना थी? क्या यही प्रवासी मजदूरों के लिए वो योजना लाने की कोशिश कर रहे थे कि 1 नेशन 1 राशन के लिए हमें आंदोलन करना पड़ गया? ये बदहाली नहीं तो और क्या है मित्रों। भाजपा में युवाओं का क्या भविष्य देखते हैं? भाजपा में युवाओं का भविष्य बहुत स्वर्णिम है। स्वर्णिम बोलूँ मैं, सुनहरा बोलूँ, या डायमंड वाला युग है बोलूँगा, कि जहाँ पर युवाओं के लिए इतनी अच्छी सोच के साथ काम किया जा रहा है कि आज अगर मैं प्रदेश नेतृत्व की बात करता हूँ तो जितने हमारे प्रदेश प्रवक्ता हैं सब मोस्टली युवा हैं। प्रदेश मंत्री आज सवेरे हमारे यहाँ भी जिनका प्रवास हुआ, विजय शर्मा जी, OP चौधरी जी, नीलू शर्मा जी, संजय श्रीवास्तव जी, ये सब युवा वर्ग का बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं और भाजपा में बहुत श्रेष्ठ स्थानों में अपना स्थान बना के रखे हैं। पुराने मंत्रिमंडल की भी बात करता हूं तो उसमें केदार कश्यप जी, महेश गागड़ा जी, हमारे युवा मोर्चा से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे राजेश मुड़त जी, ये सब युवा तरुणाई के प्रतीक हैं। और भाजपा में युवाओं के लिए बहुत सुनहरा अवसर, मैं तो बोलूँगा डायमंड काल चल रहा है, जहाँ युवाओं के लिए इतनी चिंता फिक्र के साथ कार्य किए जाते हैं। इसका उत्कृष्ट उदाहरण आपको देखना है तो केंद्र की कैबिनेट सरकार में आप देख सकते हैं। चाहे अनुराग ठाकुर की मैं बात करूँ, ऐसे अन्यान युवा तुर्क वहाँ पर वो कार्य को कर रहे हैं। शराबबंदी की घोषणा करके सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी अब घर पहुंच सेवा दे रही है, इस मामले में क्या कहेंगे? ये तो बहुत दुर्भाग्यजनक घटना थी छत्तीसगढ़ के लिए कि कोरोना काल में जहां लोगों को राशन की ज़रूरत थी, जहां उन्हें दवाइयों की ज़रूरत थी, वहां पर ये शराब पहुंचाने का कार्य किए। और मुझे इस बात से गर्व होता है कि मैं ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का, जो इस कोरोना काल में वास्तविक में जनता के लिए जो कार्य करने थे, उन्हें राशन पहुँचाने की ज़रूरत थी तो हमने राशन पहुँचाया, उन्हें दवाई की ज़रूरत थी हमने दवाई पहुँचाई, उन्हें अस्पताल तक ले जाने की ज़रूरत पड़ी तो हमने स्वयं एम्बुलेंस चला के उन्हें अस्पतालों तक ले गया। ऐसे कितने उदाहरण धमतरी में हैं। लेकिन यहीं पर दूसरी ओर मैंने बोला कि छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य रहा कि ऐसी सरकार बैठी जो कोरोना को बढ़ाने में कोई कमी नहीं करी। अब वो उस समय क्रिकेट का आयोजन अगर वो नहीं करी होती तो ये इतना बड़ा कोरोना के महामारी छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं आती। सिर्फ अपना वर्चस्व दिखाने, अपना नाम कमाने और गांव-गांव में
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहां तक पहुंचाने के लिए अपने प्रशासन का दुरुपयोग तक इन्होंने किया और ऐसा बताया कि हम फ्री में पास दे रहे हैं और आप आइए। और उसी का कारण रहा कि जब अन्य महानगरों से लोग छत्तीसगढ़ के हमारे स्टेडियम में जहाँ आए मैच देखने, वहाँ से कोरोना छत्तीसगढ़ में एक महामारी के रूप में फैला। इसके कारण छत्तीसगढ़ जनता को बहुत बड़ी हानि, जन हानि हुई। उसमें कई प्रियजनों को हमने भी खोया। उस दुखद घटना के लिए भूपेश बघेल की जितनी निंदा की जाए कम होगी। भाजपा में समाज के एक बड़े वर्ग यानी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए क्या योजनाएं हैं? भाजपा के अंदर बहुत बड़ा वर्ग झुग्गी झोपड़ी के अंदर काम करने का अवसर मुझे दिया, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझसे पूछा कि क्या आपका उसमें योगदान रहेगा, क्या सोच है, तो ये सोच मेरी आज की नहीं है। जिस दिन भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी, भारतीय जनता पार्टी जिस क्षेत्र में कार्य करती है, हम जिनका अपने आप को जिनको हम प्रीत पुरुष मानते हैं, हमारे श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच है एकात्म मानववाद। तो अंतिम व्यक्ति के खड़े व्यक्ति के चेहरे में मुस्कान लाने का कार्य करना, अंतिम व्यक्ति के जीवन में उजाले लाने का कार्य करना, तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य रहा है, जिसे झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के माध्यम से मुझे करने का अवसर मिला, जिसे बखूबी हम करेंगे। जैसा आपने बोला, एक बहुत बड़ा वर्ग वहाँ रहता है। तो शुरुआत में मैंने बताया कि ये सरकार कैसी निकम्मी और जिस बदहाली को जिम्मेदार है कि केंद्र की इतनी महत्वाकांक्षी योजना, क्योंकि आपके जैसे सशक्त टीवी चैनलों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त होती, कोरोना काल में हमारे यहाँ लाखों की संख्या में छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर वापस आते हैं। तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी कोरोना काल की महामारी को देख के लाया कि कोई व्यक्ति अगर धमतरी के बगल में भटगांव है, सोरम है, कोलियारी है, अमेठी है, कानी डबरी है, या चाहे मैं बात करूं अमलीडी है, मोखा है, उधर जाऊं छाती तरफ तो डांडेसरा है, पीपल छेड़ी है, ऐसे छोटे छोटे गांव के कार्यकर्ता, गांव के नागरिक अगर कहीं जाकर कार्य करते हैं और कई महानगरों में फंस जाते हैं, तो वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से उनके हिस्से का अनाज उन्हें वही महानगर में मिल सकता था। लेकिन ये भूपेश सरकार, ठगेश सरकार जिसे हम लोग बोलते हैं, उस योजना को भी यहाँ लागू करने की कोशिश नहीं की। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। उसके बाद हमें जन आंदोलन खड़ा करना पड़ा। पूरे 30 जिलों में जिला संयोजकों के माध्यम से हमने वहाँ पर ज्ञापन दिया, निवेदन किया, उसके बाद हमने वहाँ पर धरना दिया। उसी का परिणाम है कि आप छत्तीसगढ़ शासन को आज वन नेशन वन राशन को लागू करने पर विवश होना पड़ा, जिसका सीधा फायदा छत्तीसगढ़ में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मजदूर भाई बहनों को आज मिलने वाला है। सिर्फ उनको, प्रवासी मजदूरों को नहीं, हमारे आप जैसे मेरी बहन सोमिया बहुत टैलेंटेड है। अगर ये चाहती है कि कहीं मैं बाहर जाके काम कुछ करना चाहूँ, तो घर में पहली चिंता होगी मेरी बेटी वहाँ जा रही है या मेरी बहू वहाँ जा रही है, तो उसकी राशन की व्यवस्था कैसे होगी। तो इस वन नेशन वन राशन के माध्यम से ये धमतरी के अनाज को रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में और भी महानगरों में जहां मेरी बहन और मेरे भाई की योग्यता होगी, वहां वो ये राशन को प्राप्त कर सकता है। ये आज के हमारे समय में आज हम लोग ने इस काम को किया है और आगे भी ऐसे अन्य ऐसे गतिविधि को हम जारी रखेंगे, जिससे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को लाभ मिले। और एक बहुत बड़ी योजना जो आपने बोला, गंगा जल लेके इन्होंने कई बात बोली, तो धमतरी में यहाँ के कवासी लकमा ने नगरीय चुनाव के समय में बोला था पट्टा वितरण की बात को लेके। आज पट्टे तो हमें नहीं मिले, लेकिन कांग्रेस कार्यालय के पट्टे इन्हें मिल गए। इतना बड़ा कार्यालय धमतरी की धरा में इन्होंने बनाया, इससे बड़ा गरीबों के साथ परिहास नहीं हो सकता। और इसके लिए बड़े आंदोलन की हम तैयारी में हैं। और जैसे इन्होंने अपना पट्टा लिया और अपना कार्यालय बनाया, वैसे छत्तीसगढ़ में रहने वाले एक एक झुग्गी बस्ती में झोपड़ी के लिए इन्हें पट्टा देना होगा और उनके मकान भी, इनके जो भव्य इमारत इन्होंने बनाई है, हम भव्य इनके घर बना के देंगे। जैसे आपने, मेरी सोमिया बहन ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, भारतीय जनता पार्टी की झुग्गी बस्ती में रहने वालों के लिए क्या योजना है। तो उसके लिए तो जैसे मैंने बताया, वन नेशन वन राशन, और एक गरीब के लिए जीवन भर की कमाई का एक बहुत बड़ा आधार में खर्च, उस खर्च सबसे बड़ा होता है घर बनाने में और शादी करने में। तो घर बनाने के लिए माननीय मोदी जी ने सबसे वादा किया 2022 तक मैं सभी झोपड़ियों को पक्का मकान दे दूंगा। उसी तारतम्य में प्रति वित्तीय वर्ष में लाखों की संख्या में छत्तीसगढ़ में आवास स्वीकृत हुए। लेकिन इस भूपेश सरकार की निकम्मेपन के कारण, उनकी दुर्दशा के कारण, उनकी निकम्मी सोच के कारण यहाँ के
झुग्गी बस्तियों के नागरिकों को सुविधा प्राप्त नहीं हो पाई, जिसमें हजारों की संख्या में बस आवास स्वीकृत हो रहे हैं और लाखों की संख्या में पैसे वापस जा रहे हैं। तो हमारी सरकार या हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि झुग्गी बस्ती में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को जितनी मौलिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकती वो हो। अमृत जल मिशन में भी घर घर पानी, शुद्ध पेयजल पहुंचाने की भी सोच भारतीय जनता पार्टी की है। और देश की आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी अगर कहीं प्रत्येक मकान में हमारी माँ बहनों की सम्मान के लिए कहीं अगर स्वच्छता के विषय को देकर ध्यान रख के अगर शौचालय का निर्माण हुआ तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच थी कि झुग्गी बस्ती में रहने वाले भी हमारी माँ बहनों को उतना ही सम्मान प्राप्त हो। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं मित्रों। मैं आपके चैनल में अगर ये बात करने लगूंगा तो सिर्फ मेरा ही इंटरव्यू चलते रहेगा, ऐसे इसलिए आगे अपन और इस विषय में कभी चर्चा करेंगे। अपने इस पद में रहते हुए क्या क्या उपलब्धियां रही है आपकी अब तक? उपलब्धियां तो अभी संघर्ष ही चालू हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे आज बड़े गर्व के साथ आपको चाहूँ तो मैं प्रिंट मीडिया के कटिंग भी अपने मोबाइल में दिखा सकता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों के लिए, छत्तीसगढ़ की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली जनता के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड को इस सरकार ने जो रोका था, उसको झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने ऐसा आंदोलन, जन आंदोलन खड़े कर दिया कि इस भूपेश सरकार को झुकना पड़ा। और आप सब टीवी चैनलों के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि इस सरकार ने उसे लागू करने पर मजबूर हुई और कल इसका आदेश जारी हो गया कि छत्तीसगढ़ में भी वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया जा रहा है। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक, इस पद को आप चुनौती मानते हैं या अवसर मानते हैं? दोनों है। चुनौती तो बहुत सारी है कि बस्तियों में बहुत सारी समस्या रहती है, उसके लिए संघर्ष करना, और अवसर भी बहुत बड़ा है कि जनता की सेवा करने का अवसर मुझे मिला। स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे नर सेवा ही नारायण की सेवा है, वो अवसर मुझे प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा अंत्योदय की सोच में काम करने का अवसर मुझे मिला और इस अवसर के लिए मैं पुनः अपने शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी आग्रह करता हूं कि समय समय पर झुग्गी बस्तियों का अगर कोई ऐसा विषय आए जो कि हमारे जीवन में चुनौती हो और हम वहाँ अच्छा कार्य करके उसे अवसर में अगर बदल सकते हैं, उनके लिए वो सुअवसर ला सकते हैं कि वो योजना वहाँ पर हम लागू कर सकें, ये भी मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कांग्रेस पार्टी में सीएम की कुर्सी को लेकर काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है, तो इस मामले में क्या नज़रिया है आपका? ये सिर्फ हास्यास्पद स्थिति है कि कोई इतने बड़े बहुमत के साथ बैठी हुई सरकार, उसके अंदर भी ये सब चल रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है ही नहीं, कांग्रेस के अंदर कोई विचारधारा है नहीं। वो भले अपनी बातों को कहीं पर कुछ रखते होंगे, लेकिन कहीं पर भी कुछ देखने को नहीं मिलता। सिर्फ वहाँ पर कोई चीज़ है तो सत्ता लोलुप लोग हैं, सत्ता में हम कैसे बैठें, कैसे अपना सुख भोगें। अगर ऐसा विचार उनके अंदर नहीं होता तो जनता की सेवा करने के लिए कोई भी चेहरा वहाँ पर हो सकता है और जनता की सेवा कर सकता है। लेकिन वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसलिए हमें ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक अंधी कुर्सी दौड़ चल रही है। ऐसा लग रहा है कि आज 2-3 नाम सामने आ रहे हैं, भविष्य में हो सकता है कोई फिर व्यक्ति खड़े हो जाएगा कि मैं इस पद के योग्य हूँ। आज तो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में संघर्ष दिख रहा है, लेकिन जब ये सरकार बनी थी तो मुझे याद आता है कि इनका जब शीर्ष नेतृत्व रायपुर के बूढ़ा तालाब के सामने स्टेडियम में आया था तो वहाँ 4 से 5 व्यक्ति इस पद के दावेदारी में थे और अपने आप को योग्य मानते थे। लेकिन जब आने वाले समय में मुझे लगता है कि कुर्सी की अंधी दौड़ और जारी रहेगी। 2023 में छत्तीसगढ़ की चुनावी तस्वीर क्या होने वाली है? भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से बहुत सुनहरी रहेगी और अटल बिहारी वाजपेयी की उस पंक्ति को आपको याद दिलाना चाहता हूँ। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने वो मन बना लिया है, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। कोरोना काल के इस संकट में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? 2 गज की दूरी जरूरी है, कड़ाई जरूरी है, दवाई जरूरी है और जैसा भी कोरोना गाइडलाइन के जो हमें सबको दिशा निर्देश है उसका पालन हम सबको करना चाहिए। आपके सामने जैसे मैंने अपने जेब से मास्क निकाला, पब्लिक प्लेस में जाते ही मास्क लगाते हैं, जेब में सैनिटाइजर हमेशा रखते हैं। तो कोरोना काल के लिए संदेश, खुद सुरक्षित रहें, जनता को सुरक्षित रखें, परिवार को खुशहाल रखें। 2 गज की दूरी जरूरी है और कड़ाई बहुत ज़रूरी है। आपकी इस चैनल का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ। DNA अपने आप में सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारतवर्ष में एक सबकी जिज्ञासा का विषय बन गया है। जब भी इंटरनेट के माध्यम से या सोशल मीडिया जगत में आप लोगों का कुछ भी नया पोस्ट आता है तो युवाओं के बीच में बड़ा उत्साह रहता है कि DNA धमाका करने वाला चैनल है,
डीएनए जनता के बीच में सही मुद्दों को ले जाने वाला चैनल है। डीएनए सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं रखता, दोनों पक्षों की बात या जिनके मन में जो बात है उसे प्रस्तुत करने की बात करता है। और सबसे बड़ी बात, डीएनए ने धमतरी का मान पूरे भारत के अंदर हमें गौरवान्वित किया, छत्तीसगढ़ में एक विश्वसनीयता धमतरी को दिलाई। उसके लिए डीएनए चैनल के सम्मानित संचालक गणों का, सम्मानित पत्रकार गणों का, सम्मानित आपके कैमरामैन का, सबका मैं हृदय से बहुत अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि डीएनए दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। जैसे लोग आज तक का इंतजार करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ का, तो मुझे बोलते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि लोग डीएनए का भी इंतजार करते हैं, कौन सा नया एनालिसिस आपने किया है, क्योंकि अनजान मुद्दों में आपने जो चर्चाएं परिचर्चाएं यहाँ दिखाई है उससे जनता का विश्वास डीएनए ने जीता है। और आने वाले समय में पुनः ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप उस शीर्ष ऊंचाइयों को प्राप्त करें कि जहाँ पर एक समाचार जगत में आप चमकते हुए ध्रुव तारे की तरह प्रकट हैं। तो ये था झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक और भाजपा कार्यकर्ता महेंद्र पंडित जी से बातचीत का हमारा सिलसिला। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से हमारे हर प्रश्नों का उत्तर दिया और राजनीतिक और सियासी मुद्दों पे हमसे बातचीत की। अब महेंद्र पंडित जी से हम लेते हैं विदाई। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।